नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, आपके लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए लगातार कक्षाएं आप सभी को संप्रेषित की जाती हैं। आज हम पुनः आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं अनिवार्य संस्कृत और काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रकरण को, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल के ऊपर आज कोई पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आप सभी लोग सेशन में पूरी तरीके से अंत तक बने रहिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? आप सभी लोगों के विकल्प हैं अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट। क्या होगा आप लोगों का सही उत्तर? फटाफट से विद्यार्थियों करना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप सभी का यदि आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 आचार्य मम्मट, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। यानी शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता, काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य हेतु किसने माना है? आचार्य मम्मट जी ने। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कॉलरिज के अनुसार, यानी क्या सही है कॉलरिज के अनुसार? कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृतिपरक है, कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है। आपके विकल्प हैं ए और बी और सी, बी और डी, सी और डी। क्या होगा विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही जवाब? आप लोगों को बताना है। तो इसमें विद्यार्थियों आपका उत्तर, यानी कॉलरिज के अनुसार जो बातें आपकी सही होंगी, कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सर्जना है, अर्थात जो है आपका बी सही है। फिर है कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है, यानी डी सही है। बी और डी किसमें है? विकल्प बी में, यही आपका राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, कॉलरिज जी के महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखेंगे। द फ्रेड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, एड्स टू रिफ्लेक्शन। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपनी काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, लॉन्जाइनस, इलियट। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, क्रोचे जी। क्रोचे आपके अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं? किस सिद्धांत के? अभिव्यंजनावाद के। और इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतावली भाषा में लिखा है, जो 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का वैज्ञानिक यानी सैद्धांतिक विवेचन है, और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार क्या है? तो वो है आपका आत्मवाद। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों से संबंधित विचारकों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन किसने सिद्धांत को चलाया है।
तो सबसे पहले संरचनावाद है। संरचनावाद यानी इस सिद्धांत के विचारक कौन है, तो आपका उत्तर होगा क्लॉड लेवी स्ट्रास। फिर उसके बाद में है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के आपके विचारक कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा अल्बर्ट कामू। फिर है मूल्य सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत के विचारक कौन हैं, आई ए रिचर्ड्स। फिर आपका आगे जो विकल्प दिया गया है एक है यथार्थवाद, और यथार्थवाद के आपके विचारक कौन हैं विद्यार्थियों, तो वे हैं जॉर्ज लुकाच। यानी कि जो संरचनावाद है क्लॉड लेवी स्ट्रास हैं, फिर मूल्य सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स का है, और अस्तित्ववाद किसका है, आपका अल्बर्ट कामू का। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं विद्यार्थियों कूट कौन सा आपका सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आपका वो है विकल्प बी राइट आंसर माना जाएगा, और अव्यंजनावाद के प्रवर्तक बेनेदेतो क्रोचे जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। अलंकार रस ध्वनि रीति, रस अलंकार रीति ध्वनि, ध्वनि रीति रस अलंकार, रीति रस ध्वनि अलंकार। तो जो सही क्रम है कालक्रम के अनुसार आपका विकल्प बी होगा, यानी पहले रस संप्रदाय आएगा, फिर अलंकार संप्रदाय, फिर रीति संप्रदाय, उसके बाद में ध्वनि संप्रदाय आपका आएगा। आगे देखते हैं इनका समय कौन सा है और इसके प्रवर्तक आचार्य। जैसे कि रस सिद्धांत ये दूसरी शती में, और ये भरत मुनि इसके प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय 6वीं शती में, भामह जी इसके प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय 8वीं शती में, वामन इसके प्रवर्तक हैं। ध्वनि संप्रदाय 9वीं शती में, और आनंदवर्धन जी इसके प्रवर्तक हैं। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। काव्यादर्श, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक वक्रोक्ति जीवितम, काव्य मीमांसा काव्यादर्श, काव्यादर्श ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा वक्रोक्ति जीवितम, काव्य मीमांसा काव्यादर्श, ध्वन्यालोक वक्रोक्ति जीवितम। तो कौन सा सही है कालक्रमानुसार, आपका उत्तर वो होगा विकल्प सी, यानी पहले काव्यादर्श, उसके बाद में ध्वन्यालोक, उसके बाद में काव्य मीमांसा, और फिर जो है वक्रोक्ति जीवितम नामक ये ग्रंथ आएगा। फिर इन ग्रंथों की समय सीमा को यानी कालखंड को हम लोग देखते हैं। जैसे दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श, इसका समय है 7वीं शती। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक, समय है 9वीं शती। राजशेखर के ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा, समय है 9वीं शती का उत्तरार्ध। और कुंतक के ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम, और समय है इसका 10वीं शती। फिर विद्यार्थियों आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम इनमें से क्या होगा। आई ए रिचर्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ऑस्कर वाइल्ड, आई ए रिचर्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड, आई ए रिचर्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज और मैथ्यू आर्नल्ड। कौन होगा इसमें आपका सही आंसर कालक्रम के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का। तो आप सभी का विद्यार्थियों यदि उत्तर दिया गया है विकल्प बी तो राइट होगा, यानी पहले सैमुअल टेलर कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, उसके बाद में ऑस्कर वाइल्ड, और उसके बाद में आई ए रिचर्ड्स का क्रम आएगा। आगे बढ़ेंगे, इन लोगों के जन्मकाल को देखेंगे। जैसे कि सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी, मैथ्यू आर्नल्ड 1822 ईस्वी, ऑस्कर वाइल्ड 1856 ईस्वी, आई ए रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। यही क्रम है, इसी के अनुसार आपका सही उत्तर ऊपर हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। आई ए रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेदेतो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड।
तो इनमें से पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी में जो मौजूद नहीं थे वो उत्तर आपका होगा सैमुअल टेलर कॉलरिज। और बाकी आइए रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड, ये सभी लोग 20वीं सदी के पश्चिमी विचारक हैं। फिर जो कॉलरिज जी हैं 1972 ईस्वी यानी 18वीं सदी के ये पश्चिमी विचारक थे। और बाकी आपने ऊपर देख ही लिया है, सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा, बायोग्राफिया लिटरेरिया। आइए रिचर्ड्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री। फिर क्रोचे की पुस्तक का नाम है एस्थेटिक। आगे बढ़ेंगे, अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है कॉलरिज का यानी कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार इनमें से क्या है, साहचर्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। तो कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है, आपका उत्तर होगा विकल्प बी, जैववादी सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी, इनकी काव्य संबंधी अवधारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। इनके ग्रंथ है द फ्रेड 1817, एज टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1833, कॉन्फेंसेज ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिटा 1840 ईस्वी। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ हैं, यथार्थवाद के प्रवर्तक कार्वे हैं, संरचनावाद के प्रवर्तक सस्यूर हैं और प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन हैं, वादलेयर जी। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे के सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों को देखते हैं, जैसे कि बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम हैं, अजनबीपन के प्रवर्तक स्केलोवस्को हैं, विखंडनवाद के प्रवर्तक जॉक दरिदा जी हैं। ये जो आप देख रहे हैं वाद और उनके प्रवर्तक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है परीक्षाओं में। फिर अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा, उसे आप लोगों को बताना है विद्यार्थियों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा। काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, साहित्य दर्पण। नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार। नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा। अब सभी का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प डी तो राइट माना जाएगा। यानी पहले नाट्यशास्त्र आता है, फिर काव्यालंकार, उसके बाद ध्वन्यालोक, उसके बाद साहित्य दर्पण आएगा। हम लोग आगे देखते हैं ये जो ग्रंथ हैं किस रचनाकार के हैं। जैसे कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है, काव्यालंकार भामा की है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी की रचना है। फिर उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, 8, 9, 5, 10। कितनी मानी है भरत जी ने दोषों की संख्या काव्य में, आपका उत्तर होगा विकल्प डी 10। कौन कौन से हैं, गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायछेद, विषय, विसंधि, शब्दचित इत्यादि। फिर जो है मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। आगे बढ़ते हैं, भामह ने जो है इन्होंने भी जो है 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। कौन कौन से, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। अगला क्वेश्चन है आपका आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुणौचित्य। तो आनंदवर्धन जी ने ध्वनि की आत्मा किसे माना है, आप सभी का उत्तर होगा विकल्प सी, रस ध्वनि को। और आनंदवर्धन का समय कितना है, 9वीं शती का उत्तरार्ध।
और ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है आनंदवर्धन को। इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक और इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा जी हैं, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं, रस संप्रदाय के भरत मुनि हैं, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र जी हैं। और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में बनेगा, चाहे जितनी बार आप परीक्षा दीजिए क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रस की प्रस्तुत के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक। तो रस की प्रस्तुत के लिए तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया है? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, आचार्य भट्ट लोल्लट जी ने। इनका जो है रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। किस पे? मीमांसा दर्शन पर। इन्होंने रस की अवस्थित मूलतः अनुकार्य अथवा ऐतिहासिक पात्र राम आदि में मानी है, गौड़ रूप से अनुकर्ता में भी। और फिर आगे जो भरत का रस सूत्र है उसके प्रमुख व्याख्याकारों को हम लोग देखते हैं। जैसे उत्पत्तिवाद के व्याख्याकार हैं भट्ट लोल्लट जी, अन्वितवाद के हैं शंकुक जी, भुक्तिवाद के हैं भट्ट नायक जी और अव्यक्तवाद के हैं आपके आचार्य अभिनव गुप्त जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये रस सूत्र उनके व्याख्याकार। यहाँ से भी एक क्वेश्चन 101% जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अभिनव गुप्त के अनुसार क्या सही है? देखते हैं, मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध होता है। क्या होगा? आप सभी लोगों का उत्तर बताना है। अभिनव गुप्त के अनुसार कौन कौन सी बातें सही हैं? तो सबसे पहले क्या है, मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ये बात सत्य है। और फिर दूसरा क्या है, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है, यानी ये भी बात सही है। और 2 और 4 ये गलत है। तो ए और सी आगे हम देखते हैं, जिस विकल्प में होगा वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। और ए और सी किस में है? आपका विकल्प सी में, और यही आपका सही उत्तर है। अभिनव गुप्त का जन्म 10वीं सदी के उत्तरार्ध में कश्मीर में किया जाता है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंद्राज और भट्ट तौत को गुरु मानकर किया है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ की रचना की है। और अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से बढ़ते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबर के बाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होता है। यानी काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के अनुसार कौन सी मान्यता सही नहीं है? तो जो नहीं सही है आपका उत्तर है विद्यार्थियों विकल्प बी, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। यही जो है उत्तर सही नहीं है। फिर सही है क्या क्या उसको भी जानना बहुत आवश्यक है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा यानी बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। दैनिक बोलचाल की भाषा होगी तो सबके समझ में आएगी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है।
गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। ये सब बातें वर्ड्सवर्थ जी मानते हैं। आगे बढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इनका प्रथम काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, जिसका प्रकाशन 1793 ईस्वी में होता है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। फिर जो है वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में अपनी 3 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। कितनी? 3 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक बात है। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भावोद्वेग जितना सहज है, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर के बाद के कवियों की देन है। कृत्रिमता मतलब जानबूझ करके उसमें बातों को ठूसना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ में सुमेलित करना है और बाद में आगे दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। तो सबसे पहले ग्रंथ का नाम है पेरिप्सिस। ये किसका है? लॉन्जाइनस जी का। फिर आपका अगला ग्रंथ कौन सा है? द सेक्रेड वुड। ये किसका है? टी.एस. एलियट का। फिर है आपका ग्रंथ पोएटिक्स, और ये पोएटिक्स किसका है? तो वो है आपके अरस्तु जी का। फिर है बायोग्राफिका लिटरेरिया, ये है आपके कॉलरिज जी का ग्रंथ। तो यहाँ पर ग्रंथ और उनके रचनाकार का सही मिलान किया गया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका उत्तर जो है कौन सा कूट के रूप में सही होगा। तो कौन सा सही है विद्यार्थियों? आपका विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। फिर लिरिकल बैलेट्स, ये विलियम वर्ड्स जी की रचना है। किसकी है? लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ की। और बाकी सभी आपने ऊपर देख ही लिया है कौन सी रचना किसकी है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हैं आपके आचार्य दंडी जी, और दंडी जी का कथन कौन सा है? विकल्प 2, शरीरम तावद इष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली, यानी इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली वो काव्य मानी जाएगी। फिर आपके कौन हैं आचार्य? तो वो हैं आपके आचार्य भामह जी, और भामह जी का कौन सा कथन है? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्यम च द्विधा। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। फिर उसके बाद में आपके आचार्य हैं वामन जी, और वामन जी का कथन कौन सा है? काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, यानी विकल्प 1 जो है वामन जी का कथन है काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः। फिर उसके बाद में आचार्य क्षेमेंद्र का कथन कौन सा है? विकल्प 3, अनौचित्यादते नान्यात रसभंगस्य कर्णम। क्या है क्षेमेंद्र जी का कथन? अनौचित्यादते नान्यात रसभंगस्य कर्णम। तो ये हुआ आपका जो है आचार्य का उनके कथनों के साथ में मिलान। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। कूट कौन सा उत्तर के रूप में सही है? तो वो है आपका विकल्प डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत और महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की वैकल्पिक श्रृंखला को देखा, जिसमें अनिवार्य संस्कृत और काव्य शास्त्र के भाग को आप सभी लोगों ने जाना। हमें उम्मीद है ये सेशन आपके लिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, और कई सारे प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारते हुए अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा,
यही हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे पुनः हम आप सभी को अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। आप सभी को शुभ रात्रि।